ठीक है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग सेकंड लॉ का यूज कर रहे होते हैं। सेकंड लॉ में नहीं होता फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जैसे कि आपको पहले पढ़ाया गया था। डेल्टा पी होगा एफ डेल्टा टी। अगर डेल्टा पी आपका कांस्टेंट है, मतलब कि मोमेंटम में जो चेंज होता है वो फिक्स होता है पहले से, तो एफ डेल्टा टी फिक्स रहेगा। अब एफ डेल्टा टी में अगर हम लोग फॉर सपोज टाइम को बड़ा कर देते हैं, टाइम स्लैब को बड़ा कर देते हैं, तो फोर्स अपने आप कम हो जाता है। अगर हम लोग फोर्स को बड़ा करेंगे तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। ऐसे बहुत से हमारे साथ एक्टिविटी हो रही होती है जिसमें कि हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें कहाँ पे टाइम बड़ा करना है, कहाँ पे फोर्स को बड़ा करना होता है। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल एक मैंने आपको कल लिखवाया था, कैच वाला, कि अगर हम लोग कोई पर्सन को ये होता है, कोई क्रिकेट कैच कर रहा होता है बॉल को, तो क्या करता है, जो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। देखा होगा आपने। तो इसलिए पहला पॉइंट, क्रिकेट प्लेयर cricket player lowers his hand while catching the ball. सर ये लिखा था पिछले पेज। हाँ कोई बात नहीं, lowers his hands while catching a ball। यहाँ पर कल मैं करवा चुका हूँ, याद है, मुझे पता है। ठीक है, इसमें लिखा होता है ये कि अगर कोई बॉल आ रही होती है हाई स्पीड से, ठीक है, उसकी स्पीड को कम करना होता है, तो हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारे हाथ और बॉल का कांटेक्ट टाइम बहुत बड़ा हो जाता है। अगर टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, डेल्टा टी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो टाइम बहुत छोटा हो जाएगा, तो हमारे हाथ को उतनी ही कम चोट लगेगी, जो कि हम चाहते हैं कि हाँ भाई हमारे हाथ को चोट ना लगे। ये इसका मीनिंग होता है। इसमें लिखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया था उसको इस तरीके से, जो मैंने कल आपको पढ़ाया भी था, आपका ये आपको कल हुआ भी है, कि ये कोई प्लेयर होता है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका ऐसे बॉल को कैच कर रहा होता है। बॉल क्या, बॉल उसके हाथ में आ रही होती है, यहाँ पे ऐसे आ रही होती है। ठीक है, अब वो क्या, जब वो अपनी बॉल को कैच कर लेगा इसको, तो बॉल को कैच करने के साथ साथ, ठीक है, हाथ तो क्या करेगा, नीचे भी करेगा इस तरीके से। तो हाथ को जब वो नीचे करेगा, आपको दिखेगा इस हिसाब से, तो ये आपका नीचे कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है कि जब वो हाथ नीचे करेगा तो उसके हाथ और बॉल का कांटेक्ट टाइम बड़ा हो जाएगा और फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, while catching the ball, the player क्या करता है, increases the duration of contact of ball with his hands, hence force imparting या force from the ball decreases। ठीक है, तो कहेंगे एफ, देखिए डेल्टा टी, और क्या डेल्टा पी होता है, ठीक है, कितना आपको पता है। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या आएगा, या कहेंगे ये आएगा एम
v माइनस u बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो यू कैन से एंड दैट इज फिक्स्ड. So if delta t is very large, then f will be very small. इसका हो गया पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है. सेकंड लिखिए, सेकंड नंबर क्या आता है? पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर टू क्या आता है? पॉइंट नंबर टू आपने देखा होगा यहाँ पे, मैंने आपसे कहा था वो नहीं, जो सपोज हम लोग कराटे देखते हैं, तो हम लोग जब कराटे या कोई ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, कराटे, सब आपने नाम सुना होगा, सब लोग खेलते हैं, तो अपना हाथ मारते हैं भाई ब्रिक के ऊपर, ईंटे के ऊपर, और उनसे ईंटे ब्रिक्स टूट जाती है. वो का हम लोग करेंगे तो हमसे होगा नहीं, उल्टा हमारा हाथ टूट जाएगा. तो उसके दो रीजन होते हैं. पहली बात क्या होता है कि उन्होंने उसकी बहुत प्रैक्टिस की होती है, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की है. और दूसरी बात, उसको उसकी टेक्निक पता होती है, हमको कुछ भी नहीं पता होता कि कैसे करना है, क्या करना होता है. तो उनको टेक्निक भी पता होती है और उन्होंने उसकी बहुत प्रैक्टिस भी की होती है. दोनों की वजह से वो काम अच्छे से आसानी से कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते. अगर हम लोग वो काम करेंगे तो ईटा तो नहीं टूटेगा ब्रेक, हमारा हाथ उल्टा चोट लग जाएगी, ठीक है. तो हम गलती से ये सब काम ना करें, लेकिन हम जब देखेंगे तो हमको जब हम दिखेगा तो उसके पीछे का साइंस क्या है. साइंस क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. कि जब वो अपना हाथ चलाता है उन ब्रिक्स के ऊपर, तो ब्रिक्स के ऊपर आते ही वो अपने हाथ को एकदम से पीछे कर लेता है, अचानक से. तो इसका मीनिंग क्या हो गया? उसने डेल्टा टी को बहुत कम कर दिया, फोर्स लगाया, लेकिन टाइम बहुत कम कर दिया. जब टाइम बहुत कम हो गया तो फोर्स बहुत बड़ा होगा ऑटोमेटिकली, और वो बहुत बड़ा फोर्स ही उस ब्रिक को तोड़ देगा. अगर उसके ऊपर आप हाथ रख देंगे पूरा पूरा, तो क्या हो, टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम स्लैब, टाइम बड़ा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा. फोर्स कम हो जाएगा तो भाई वो ब्रिक टूटेगी नहीं. तो ये सब बातें आती है इसमें कि हाँ, हमें किस टेक्निक से हमें उसको तोड़ना चाहिए, ठीक है. तो इसका मीनिंग आता है. कराटे प्लेयर can break a pile of bricks bricks with a single hand, ठीक है. इसमें लिखिए. ब्लो ऑफ हिज हैंड, ठीक है. यहाँ देखिए भाई, ये आ जाते हैं सूरमा हमारे सामने, और हमको दिखता है साफ साफ कि ये हमको दिख रहा है. इस तरीके से मैंने क्या किया इसमें, तो जब वो पर्सन होता है यहाँ पे भाई, एक सपोज हम दिखाते हैं ये कोई पर्सन है, ये कोई कराटे कराटे मैन है, ऐसे खड़ा है ईंटा तोड़ने के लिए. तो जैसे ही ये यहाँ से रेडी होता है कि बस इस ब्रिक के ऊपर, ठीक है, ब्रिक हमने यहाँ रखी होती है दो स्टैंड के ऊपर. दिख रहा है ये आपको ब्रिक रखा हुआ, ठीक है. ये इसमें जैसे उसको मारेगा इसमें, तब कहीं जैसे वो करेगा क्या करेगा, वो फिर ये क्या करेगा, जैसे वो मारेगा इसके ऊपर आपका हाथ, इसके हाथ से क्या होगा, ब्रिक के भाई दो हिस्से हो जाते हैं. इसके हाथ की वजह से
तो इसने क्या किया, इसको तोड़ दिया। तो सब क्या पढ़ेंगे इसमें कि भाई जैसे ही उसने अटैक किया उस ब्रिक के ऊपर, उसके हाथ और ब्रिक का जो था कांटेक्ट टाइम वो बहुत ही कम रखा, ठीक है। डेल्टा टी बहुत कम किया तो फोर्स अपने आप बड़ा हो जाएगा। बस बात सही है, फोर्स बड़ा होगा अपना ब्रिक टूट जाएगी, ठीक है। इसमें लिखिए व्हेन। अब देखिए होता क्या है इसमें कि आप जब इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए मेरी बात को। आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको जो भी समझ में आ रहा है आपके हिसाब से, आप वो सब कुछ लिखिए अपनी लैंग्वेज में। ये नहीं कि मैंने लिखवा दिया आप उसी को रट्टा मारने में लगे हुए हैं, रट रहे हैं, यही तो एग्जाम में लिखेंगे मार्क्स। वो सब में मजा नहीं आती, ठीक है। मजा क्या आती है कि आप अब सब चीजें याद भी नहीं कर सकते हैं, ये बात भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में भी बहुत कुछ आगे आने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारा मिलने वाला है फिजिक्स से पढ़ने के लिए। और इतना सब कुछ ना आपको याद रहेगा ना मुझे याद रहेगा कि भाई कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे। कल को अगर मैं एक महीने बाद चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ और लिख रहा हूँ। मतलब मेरा जो जो लिटरेचर होगा वो बदल जाएगा, लेकिन उसके मीनिंग वही होंगे। मतलब उसका मतलब वही निकल रहा हो जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। तो मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिखे आप कैसे भी, ठीक है। पता चला आप कुछ भी लिखते आ रहे हैं पर हमको समझ ही नहीं आ रहा, तो ये सब बातें गलत है। या आप कुछ और समझ रहे हैं तो ये सब भी सही नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है, जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, तो आप उसको अपनी भाषा में लिखिए, अपने वर्ड्स बना के लिखिए अपने हिसाब से, भले वो बड़ा हो जाए। वो मतलब नहीं छोटा है बड़ा है, इससे बड़ा होगा तो और अच्छी बात है भाई, आपको और ज्यादा नंबर मिल जाएंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, आप उसको अपनी भाषा में लिखिए। अभी तो मैं लिखवा दूंगा पूरा पूरा जो भी है अपने अकॉर्डिंग लिखवा दूंगा, लेकिन एग्जाम के टाइम में आपको ये सब बातें अपने अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए। बस एक बार आप समझ जाइए कि भाई ने क्या पढ़ाया है, क्या लिखाया है, क्या उसका मतलब है, और उसको लिखना कैसे है। बस हो गया इतना, ठीक है। ये अगर एक बार आपके अंदर आ गया खुद लिखने का टैलेंट, तो आप फिर सब कुछ अपने आप लिख सकते हैं। बस आपको वो बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ भाई इसमें ये चीज पढ़ाई गई है, इसमें पॉइंट होते हैं जो मुझे डिफाइन करने हैं, मुझे दिखाने हैं, और उसको लिखना है मुझे अपनी भाषा में। तो आप उसको अपनी भाषा में लिखना शुरू कर देंगे, बस उसका काम बन जाएगा उसका। ध्यान रखिएगा सर। अब मैं आगे चलता हूँ, इसको लिखवा देता हूँ वेन। अब मैं भी इसको अपनी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, ठीक है, ध्यान से। वेन a karate player wants to break pile of bricks, pile of bricks, then he attack on the bricks, by his hands very fast, very fast, and when his hand comes in contact with the bricks, then immediately
he back his hand. By this method, he decreases the time of contact of his hand with brick. So force becomes very large. Which breaks the brick. फिर सर कुछ 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 तो सीधे मतलब नीचे तक हाथ जाने देते हैं सर, वो हाथ फिर से ऊपर नहीं लेते, मैंने देखा। लेकिन वो उनकी सब टेक्निक होती है, मतलब कि जो भी हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो कांटेक्ट होता है कि जब वो हाथ मारते हैं ऊपर करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर उनका सीधा सा फंडा ये होता है कि भाई टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है। उनका जो हाथ जो नीचे जाता है वो ब्रिक टूटने के बाद जाता है, ठीक है। जैसे ब्रिक आपके हाथ लगा, आपका ब्रिक टूट गया है, तब वो लोग अलग हो चुके हैं ना, फिर उसको अपना हाथ नीचे भी ला सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सब टेक्निक होती है जिससे कि हम लोग काम करना होता है, ठीक है। लेकिन मेन फंडा इसमें होता है भाई फिजिक्स का, कि अगर आप टाइम स्लैब को छोटा करेंगे तभी फोर्स बड़ा होगा, और वो बड़ा फोर्स ही उस ब्रिक को तोड़ पाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा फिनोमिना होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके लिए सपोज अगर कोई पर्सन एक साथ चार चार ब्रिक को तोड़ सकता है, तो उसके लिए एक ब्रिक तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। तो एक ब्रिक को तो ऐसे ही तोड़ देगा, ठीक है, अपने हाथ से सीधा मारेगा, टूट जाएगा। फिर उसके ऊपर कोई नियम ही नहीं काम करेगा, क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी करेगा वो ब्रेक टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिजिक्स क्या बोलती है कि भाई अगर हमको फोर्स को बड़ा करना है तो आपको डेल्टा टी को छोटा करना ही पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी, और आपका ये लॉ, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है, ये आपको अप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसलिए आगे लिखिए, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड आपको मैंने क्या बताया था बताइए। थर्ड और कुछ बताया था मैंने आपको नियम, और क्या। by keeping the same change in मोमेंटम, ठीक है, इतना लिखिए। आगे लिखिए इसका अगला नंबर, देखिए पॉइंट नंबर 4, या द सॉकर्स आर प्रोवाइडेड टू ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, वही हमारी गाड़ी, कार, बाइक, स्कूटी, जो भी है, साइकिल भी सेम रहती है। तो वो क्या होगा भाई, जब जब जहाँ गड्ढे होंगे, जहाँ पर रास्ता बहुत खराब होगा, तो वहाँ पे गाड़ी को बहुत झटके लगेंगे, फोर्स आएगा। तो फोर्स आप तक पहुंचने से पहले ही सॉकर्स क्या उसको कंप्रेस कर लेता है, मतलब कि टाइम टाइम को बढ़ा देता है। टाइम बढ़ा देगा, फोर्स अपने आप कम हो जाएगा, तो हमको झटके महसूस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि भाई कार में होगी तो कार के अंदर आपको झटके महसूस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब वो कार चलेगी और आप सॉकर्स लगे होंगे गाड़ियों में, तो सॉकर्स ही उन झटकों के आने पे टाइम ऑफ स्पेन बढ़ा देते हैं, जिससे फोर्स कम हो जाता है, तो हमको कम चोट लगती है, ठीक है। इसमें लिखिए,
by increasing the time interval, ठीक है। ड्यूरिंग द jerk, ड्यूरिंग द, ठीक है, समझ गया। और इसमें क्या आएगा नंबर, इसमें एक आपको मैंने कार के बताया था कि हम लोग सीट बेल्ट यूज करते होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया नंबर 5वां। को ड्राइवर, ठीक है, एडवाइस कर देते हैं, तो भैया सीट बेल्ट का यूज कर देते हैं। तो सीट बेल्ट इज एडवाइज टू यूज बाय द, क्या यूज सकते हैं कि ड्राइवर्स आर एडवाइज्ड टू यूज, ड्राइवर्स आर एडवाइज्ड, ड्राइवर्स को एडवाइस किया जाता है कि आप सीट बेल्ट का यूज करें। क्यों करें? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप चलेंगे तो फोर्स से आपको, जैसे अभी यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि अचानक से आपने अगर ब्रेक लगा दिया, ठीक है, तो वो बहुत अचानक से लगने वाला ब्रेक ब्रेक आपको बहुत फोर्स से आगे ले जाएगा। उस फोर्स से कौन बचाएगा? वो बेल्ट बचाएगी। बेल्ट आपको लॉक कर रखी है उसने, तो वो बेल्ट आपको रोक लेगी, वो आगे जाने नहीं देगी, और आप बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। So this thing is here. The brake suddenly, ठीक है। The passenger and driver falls in forward direction. Law of inertia of motion, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपको पता है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ काम कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, कि आप ब्रेक लगा दिए तो सब कुछ रुक गया, लेकिन हम आगे बढ़ गए। तो हम आगे बढ़ गए क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन काम कर रहा था, ठीक है। द सीट बेल्ट worn by the passenger and by the passenger of the car prevent the passenger, the seat belt
ड्राइवर, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। समझे आप? मतलब आगे यहाँ से रोक लेता है इसमें। फॉरवर्ड डायरेक्शन सडनली इट enables to entire movement of the passenger reduced to zero in a long interval time so prevents injury, ठीक है। इतना ही लिखिए यहाँ तक, जहाँ तक आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ तक आपका हो चुका है पांचवा। फिर आपका अगला नंबर क्या आता है, मैं और अभी करवा देता हूँ इसमें जितने पॉइंट मेरे को, ठीक है। यहाँ में लिखा है चाइना ग्लास वेयर्स आर पैक्ड, जो कि बोन चाइना या फिर कांच के आइटम्स होते हैं उनको हम लोग एक बबल शीट या फिर किसी थर्मोकोल में पैक करते हैं, ठीक है। तो पैक क्या करते हैं, जब जैसे हम लोग उसको जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं से उनको कोई फोर्स मिल सकता है, कोई धक्का लग सकता है, कोई जर्क लग सकता है। तो उन जर्क से या उस बाहर के लगने वाले फोर्स से कहीं वो टूट ना जाए। जब उसके ऊपर कोई जर्क अप्लाई होगा तो वो थर्माकोल या जो थर्मो बबल शीट होती है वो उस फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो टाइम स्पैम को बढ़ा देते हैं। तो जो अंदर होता है आर्टिकल, जो बहुत सेंसिटिव होता है, वहां तक फोर्स पहुंचता ही नहीं है, या अगर पहुंचता भी है तो बहुत ही छोटा फोर्स होता है। इतना कम फोर्स होता है कि उससे उसे कोई हानि या उसको कोई नुकसान नहीं होता। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो अगर बाहर से गलती से भी एक फोर्स लग गया तो पूरा टूट जाएगा या क्रैक हो जाएगा और पूरा पूरा आपका सामान खराब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए भाई आपको ये सब बातें करनी पड़ती है। तो दिस थिंग इज हियर, ये आपको इसमें आएगा इसमें। इसके अलावा एक मैंने और बताया था आपको, वो मैं इसमें लिखवा बता दूं वही कि मैंने क्या बताया था आपको, कि जो भी एथलीट्स वगैरह होते हैं जब वो दौड़ रहे होते हैं, एक लॉन्ग जर्नी में दौड़ रहे होते हैं, तो आपको दिखता है कि जब वो फिनिश लाइन में पहुंचते हैं तो उनसे बोला जाता है भाई धीमे धीमे अपनी स्पीड कम करिए। तो मीनिंग वही होता है कि भाई अगर वो फिनिश लाइन पहुंच के एकदम से खड़े हो जाएंगे हम तो जीत गए, तो एकदम मुंह के बल गिर पड़ेंगे और वो चोट लग सकती है। तो फिनिश लाइन पे पहुंचने के बाद उनको अपनी स्पीड धीमे धीमे कम करनी पड़ती है, और वो लोग ऐसा काम करते भी हैं। तो ऐसा काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो डेल्टा पी होगा वो तो वही फिक्स पता होता है कि उनको फाइनली रुकना ही होता है, लेकिन वो रुकने तक के टाइम को बहुत बड़ा कर देते हैं, मतलब वो धीमे धीमे अपना स्पीड कम कर रहे होते हैं। टाइम लगता है, तो अगर टाइम लगेगा तो फोर्स बड़ा हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो उनको उतना दिक्कत नहीं होने वाली ना। वो होते अगर वो एकदम से खड़े होकर रुक करके तो क्या हुआ, डेल्टा पी तो वही रहेगा, लेकिन डेल्टा टी कम रहेगा तो फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है वो एकदम से गिर पड़े। तो ऐसा ना हो इसलिए वो लोग ये काम करते हैं कि जब वो पहुंचते फिनिश लाइन के पास में, तो फिनिश लाइन पहुंचने के आगे वो धीमे धीमे अपनी स्पीड कम कर रहे होते हैं। इसमें लॉजिक होते हैं भाई, ये इसका मीनिंग होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया? बताइए। Yes, sir. चलिए, अब मैं इसमें आपको कराने जा रहा हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए थर्ड नियम क्या होता है, व्हाट इज थर्ड? हम लिखते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट आपका आएगा, यू कैन से न्यूटन्स ठीक है। ये देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट, there is an opposite and equal रिएक्शन। ठीक है, ये इसका मीनिंग आता है। यहाँ दिखाते हैं ये साफ साफ ये है
कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट जिसे दिखाते हैं यहाँ पे, ये आ गए एक इतना, एक इतना, दूसरा आ गया, दिखेगा तो तब कहेंगे भाई दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, मुश्किल से दिखा देते हैं। एक होता है ऐसा और दूसरा आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ दिखता ये है, देखिए जो फोर्स ये इस पे लगाएगा, आप कहेंगे ये फोर्स इस पे लगाएगा, ये फोर्स पे लगाएगा, इसका नाम होता है सपोज ए, इसका नाम होता है बी, ये फोर्स होता है एफ। फोर्स क्या होता है? ये फोर्स होता है एफ बी, ये होता है एफ ए बी। तब कहेंगे हियर एफ ए बी क्या होता है? एफ ए बी क्या मीनिंग होता है कि फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए बाई बी, यानी कि लिखा हुआ एफ ए बी। यू कैन सी, देखिए एफ बी ए क्या होता है, दिस इज व्हाट, फोर्स ऑन बी बाई ए, ठीक है। एफ ए बी क्या होता है? फोर्स ऑन ए बाई बी, ठीक है। दीज आर इक्वल, बराबर होते हैं एज अ मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट होता है कि एक आगे होगा तो एक पीछे लगेगा, और ये हमेशा काम करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ तो हमेशा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आप अगर किसी को कोई भी एक्सीडेंट, ठीक है, जैसे कि हमने माना कि एक कार और एक बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब कार और बाइक का एक्सीडेंट हो जाएगा तो बताइए किसको नुकसान होगा, कार को कि बाइक? जबकि दोनों में फोर्स तो बराबर लगा, तो जितना फोर्स कार ने बाइक पे लगाया उतना ही फोर्स बाइक ने कार पे लगाया। लेकिन बाइक क्या है, बाइक कमजोर है, छोटी है, हल्की है, कार बहुत बड़ी है, मजबूत होगी। इसका मतलब ये होगा कि जितना फोर्स लगा कार के ऊपर उतने फोर्स को कार ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन उतना ही फोर्स लगा किसके ऊपर, उससे बाइक के ऊपर, बाइक उतने फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, वो टूट फूट गया। तो जब भी कभी दो एक्सीडेंट होते हैं भाई, तो फोर्स बराबर लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई देगा आपको सामने, हम कहेंगे आपके सामने, मान लीजिए कि कोई पर्सन है यहाँ पे, इसको मैंने दिखाया, एक ऐसा है भाई, एक आ रहा है और एक बहुत पतला दुबला सा भागते चला जा रहा है, दिख रहा है आपको ये, और दूसरा एक और दिख रहा है आपको सामने, यहाँ दिखाई देगा। अगर देखिए एक ये हुआ, एक ये हुआ, अब होगा क्या इसमें? होगा ये भाई, एक आदमी हमको यहाँ दिखा, ये जा रहा है लड़ने किसी आदमी से, और जिससे लड़ने जा रहा है वो तो बहुत ही मजबूत है, समझे आप? तो आपने क्या किया भाई, इसका नाम क्या है? सपोज आप मान लो इसका नाम राम है, या इसका नाम अमित है, ऐसे मान लेते हैं। इसका नाम क्या है? सपोज रमेश है। आप देखो रमेश तो यार बहुत मोटा है, सामने जो दिख रहा है वो, अगर दोनों में झगड़ा होगा तो कौन जीतेगा? रमेश। और कौन हार जाएगा? अमित हार जाएगा, अमित। क्योंकि हमको दिख ही रहा है कि भाई अमित तो बहुत दुबला पतला सा है, सामने दिख रहा है। तो अगर रमेश उसको धक्का भी दे देगा तो उसके फिर क्या होगा कि जितना फोर्स रमेश लगाएगा अमित के ऊपर उतना ही फोर्स अमित लगाएगा रमेश के ऊपर, लेकिन रमेश उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि बहुत वो मजबूत है, मोटा भी है।
उतने फोर्स उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अमित बेचारा क्या वो गिर पड़ेगा, तो होगा क्या, टकराने के बाद आपको दिखेगा भाई अमित रमेश यहाँ पे दिखाई देगा, ये जीत जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, ये भाई ये नीचे नीचे पड़ा रहेगा। आप कहेंगे इस तरीके से आ जाएगा, आप कहेंगे ये कौन है, ये भाई फिर से अमित आ गया, फिर से क्या हो गया, रमेश आ गया। तो इसका मीनिंग साफ साफ है कि जितना फोर्स दिखे ये इस पे लगाएगा, उतना ही इस पे लगाएगा। ठीक है, इसका नाम देखेंगे ये होगा एफ आर ए, इसका नाम होगा एफ ए आर। तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे हियर एफ आर ए, एफ क्या होगा, ए आर आ गया। एफ आर ए का मतलब क्या होता है बताइए, एफ आर ए का नाम क्या है, कौन सा फोर्स किसके ऊपर, फोर्स ऑन रमेश फ्रॉम अमित, है ना। तो रमेश के ऊपर जो फोर्स लगा अमित ने लगाया वो तो रमेश को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यू कैन से ये जो ऐसा दिखाई देगा ये क्या है कि फोर्स ऑन अमित फ्रॉम या बाई रमेश। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है फोर्स ऑन रमेश बाई अमित दिस थिंग। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं भाई कि भाई जीतेगा वही जो मजबूत होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी एक कार की टक्कर कराते किसी ट्रेन से, तो वही कार जब बाइक से टकराई थी तो कार को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब यही कार जब टकराएगी किसी ट्रेन से तो ट्रेन को कुछ नहीं होगा, उस कार के परखच्चे उड़ जाएंगे। तो मीनिंग क्या, ऐसा क्यों कि बात भाई बात वही सामने आ गई कि कार बहुत छोटी है, मास बहुत कम है, ट्रेन तो बहुत बड़ी, मास बहुत ज्यादा है। तो उस केस में भी जितना फोर्स कार ने लगाया ट्रेन के ऊपर, उतना ही फोर्स ट्रेन ने लगाया कार के ऊपर, लेकिन उस फोर्स को वो कार बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो टूट फूट गई। लेकिन ट्रेन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि ट्रेन ने उस फोर्स को ऑब्जॉर्व कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे नियम साफ है, जितना फोर्स आप हम पे लगाएंगे उतना हम आप पे लगाएंगे। लेकिन बात क्या आती है कि कौन उस फोर्स को बर्दाश्त कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। जो मजबूत होगा, जो भारी होगा, जो बड़ा होगा, ये सब बातें बोल सकते हैं, ऐसे समझ जाएगा। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ आ गई है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसमें यहाँ तक इसके हो चुके हैं। ठीक है,